हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 21 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी और द हिंदू न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख जो किसान आंदोलन हुए थे वो कौन कौन से थे। आपको पता होगा कि कल हमने आपको मोपला विद्रोह के बारे में बताया था। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्वेश्चन क्या करती है कि क्रम में लगाने को दे देती है। हालांकि ये हिस्ट्री का पोर्शन है, बट चर्चा में आया है, पीआईबी में आया है, तो आपसे मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तथ्यात्मक दृष्टि से हम यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य में हुआ। आपको ये डेटलाइन भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन दे देता है क्रम लगाने को कि संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, है ना। तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 के दौरान हुआ। सिद्धू और कान्हू इनके प्रमुख नेता थे। बाकी हिस्ट्री में इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे करंट की दृष्टि से बस आपको जो पढ़ना है, जो एक लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यही क्रम को लेकर। ठीक है। दूसरा है नील विद्रोह। एक नील विद्रोह तो आप पढ़ते होंगे गांधी जी के समय में, ठीक है, जो चंपारण के दौरान हुआ, तो वो अलग है। और ये नील विद्रोह जो है ये 1859 और 60 के दौरान हुआ था। तीसरा है पाबना विद्रोह। पाबना 1872 से 1875 के मध्य हुआ था। यही एक विद्रोह है जो कि जिसमें किसानों ने कहा था कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, अर्थात ये भारतीय जमींदारों के प्रति था। ठीक है। फिर आता है दक्कन विद्रोह, 1875 में हुआ। पगड़ी संभाल आंदोलन जो कि अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा जी हैं, उनके नेतृत्व में किया गया। और फिर होता है अवध में किसान आंदोलन, जिसमें बाबा रामचंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1918 से 1922 के मध्य ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में दे दे क्रम लगाने को, निम्न में से सही क्रम क्या है, तो पहले संथाल आएगा, फिर नील आएगा, फिर पाबना आएगा, फिर दक्कन आएगा, फिर पगड़ी संभाल और फिर किसान। हालांकि ये दो पे तो नहीं पूछेगा, केवल ऊपर के ही चार पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। तो इनको डेट लाइन को वगैरह को आप याद कर लीजिए। बाकी जो डिटेल में होगा वो हम अपनी मॉडर्न इंडिया की सीरीज में करेंगे। फिर कुछ और विद्रोह हैं, जैसे चंपारण आंदोलन है 1970 से 18 के दौरान। खेड़ा में किसान आंदोलन है 1918 के दौरान। मोपला विद्रोह है 1920 और बारदोली सत्याग्रह 1928। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था और यहीं पे इनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई। अब यहाँ पे दो बातें जो नए बच्चे हैं उनको शायद नहीं पता होगा। एक यहाँ पे वर्ड आया है आंदोलन और एक वर्ड आया है विद्रोह। ठीक है। आंदोलन का मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी भी बात को मनवाना। ठीक है। बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार के धीरे धीरे अपनी बातों को सही से क्रियान्वित करवाना, सत्याग्रह के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, आदि कई सारी प्रोसेस। ठीक है। विद्रोह का मतलब होता है कि तुरंत ही उस व्यवस्था को बदल देना। विद्रोह एक तरीके से आप ये समझिए क्रांति की स्थिति होती है। लेकिन वही बात है कि क्रांति और विद्रोह में जो छोटा सा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि क्रांति क्या करती, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देती है। विद्रोह में ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है। तो बस आप इतनी बातें समझ जाइए कि विद्रोह का क्या मतलब होता है। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की किगाली समझौते के बारे में। ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पे किगाली समझौता क्या होता है। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करने से संबंधित है। आपको अच्छे से पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन लेयर से। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले आया था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है जिसको किगाली समझौता का नाम दिया गया। ठीक है। चर्चा में क्यों आया, क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में इसे मंजूरी दे दी है। आपसे क्वेश्चन घुमाने के लिए दे सकता है कि किगाली समझौते के संदर्भ में, और फिर दे देगा भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, तो आप बता देना कि भारत ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इतना करंट का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है।
अब बात आती है किगाली संशोधन में हुआ क्या है। तो किगाली संशोधन का जो पर्पस है वो है HFCS मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कटौती कर उसे चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की गई है। अर्थात ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये एक तरीके की ऐसी गैस है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है या उसे अपघटित करती है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2047 तक हम 80% HFCS को कम करेंगे, जिसमें ये बात आई है कि जो विकसित देश हैं वो 2019 से ही अपनी खपत को कम करेंगे और जो विकासशील देश हैं वो 2024 से करेंगे। अर्थात इंडिया कब से करेगा, 2024 से एक चरणबद्ध तरीके से करेगा और दोनों देश मतलब विकसित और विकासशील ये क्या होंगे 2047 तक 80% तक खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे दो देखो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये है कि 2050 दे देगा, 2050 तक संपूर्ण 100% HFC को समाप्त कर देना, एक तो ये क्वेश्चन बना देगा, तो यहाँ पे भी गलती हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख लिया करो कि 100% नहीं। ठीक है, दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या कि विकसित और विकासशील देश 2024 से कम करेंगे, तो आप बता देना नहीं साहब, विकसित देशों का अलग क्राइटेरिया है और विकासशील देशों का अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है जल मौसम संबंधी खतरे। अभी हाल ही में कई बार चर्चा में रहता है कि भारी बारिश होती है या पहाड़ अपने आप ढह जाते हैं। आपने देखा होगा हिमाचल के कई सारे क्षेत्रों में पहाड़ों के पूरी तरह से अपरदित होने की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो उसी से संबंधित एक आर्टिकल आया था, तो उसमें जल संबंधी खतरों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 3 मिलते हैं, वायुमंडलीय जो खतरे होते हैं, भौमिक जो खतरे होते हैं, है ना, तो उसी से संबंधित है ये भी। ठीक है, कि ये क्या है, जल मौसम संबंधी मतलब जल और मौसम प्रभावित होने के कारण जो खतरे उत्पन्न होते हैं वो कौन से, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आपने देखा होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्या होती है, भारी बारिश होती है, मौसम चेंज होता है, भारी वर्षा, तेज आंधी। जब आंधी आती है तो मौसम चेंज ही तो होता है, तभी तो आंधी आती है। बाढ़, काफ़ी तेज जब बारिश होती है। सूखा, अगर बारिश नहीं हुई तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपसे मे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से जल मौसम संबंधी खतरों के अंतर्गत संदर्भित किए जाते हैं, तो आप बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिमाग क्या लगाया करो, याद मत किया करो, बस अपना थिंकिंग यूज किया करो कि अच्छा आंधी बारिश से, बाढ़ बारिश से, सूखा बारिश नहीं हो रही, भारी बारिश बारिश से, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं करनी होती, बस बुद्धि लगानी है। ठीक है, भूवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत भूकंप एवं ज्वालामुखी को शामिल किया जाता है। अर्थात जब हम जल मौसम संबंधी देखते हैं तो ये 5 एलिमेंट आते हैं, और भूवैज्ञानिक खतरों को देखते हैं तो वहाँ पे 2 आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम अपना अगला आर्टिकल यहाँ पे देखते हैं। अगला आर्टिकल है ह्यूगो फ्रेमवर्क। ह्यूगो फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा प्रबंधन से, जो कि 2005 से 2015 के मध्य संचालित हुआ था। 2015 में ही आया था सेंडई फ्रेमवर्क, जो कि 2015 से 30 तक के आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ह्यूगो फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, सेंडई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, तो आप बता देना। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वच्छ विकास तंत्र का संबंध किससे है। ठीक है, और आप ये भी बताना कि स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किससे है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी और बच्चे नहीं बता पाते हैं। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल आता है फ्यूजन इंग्रीशन। फ्यूजन इंग्रीशन क्या होता है? फ्यूजन इंग्रीशन का सिंपल सा बस मतलब, ये फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है कि दो कोई भी एलिमेंट है, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साइंस टेक में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, फ्यूजन इंग्रीशन में फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। संलयन का मतलब दो जो नाभिक के कण हैं, ठीक है, वो आपस में आके जब मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एमिट करते हैं। तो इन्होंने क्या कराया है कि दो नाभिकी जो कण हैं उनको एक साथ एक जगह पे जोड़ा है और उन पे अल्फा कणों की बौछार की है, मतलब लेजर लाइट के माध्यम से जो फ्यूल प्लेट्स होती हैं उनमें बौछार कराई है, जिस कारण अल्फा कण हीलियम के रूप में एमिट हुए हैं, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
उन्होंने क्या किया है कि आसपास का जो प्लाज्मा का जो क्षेत्र होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया, जिस कारण प्लाज्मा से अल्फा कण उत्सर्जित होने लगे और इसे ही उन्होंने नाम दे दिया इग्निशन। अर्थात आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सामान्य तौर पर कि नाभिकीय संलयन का क्या अर्थ है, तो आप बता देना कि दो जो नाभिक हैं उनका आपस में एक साथ मिलकर एनर्जी को एमिट करना या एक बड़े नाभिक में तब्दील हो जाना नाभिकीय संलयन या फ्यूजन कहलाता है। ठीक है। इग्रीशन का मतलब क्या हो गया? इग्रीशन का मतलब ये हो गया जब किसी हम प्लेट्स पे लेजर ऊर्जा को वहां पे डालते हैं, लेजर ऊर्जा लाइक यही आपकी नाभिकीय संलयन के बाद बनने वाली प्रक्रिया। ठीक है। तो उससे अल्फा कण एमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो लेयर होती है वो प्लाज्मा की लेयर होती है और वो प्लाज्मा हीट होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है और उस एनर्जी के एमिशन को ही इग्रीशन कहते हैं। समझ गए? इतना डेप्थ में आता नहीं है, बट पता होना चाहिए कि हाँ इग्रीशन का संबंध क्या है। और अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये कि जो हमारा सन है वो किस प्रक्रिया से काम करता है, नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से। तो आपको पता है कि नाभिकीय संलयन से हमारा सन वर्क करता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है और वो दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कि जो अर्थ है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो कुछ इसी तरीके से हुआ है कि कई सारे मतलब ग्रह थे, वो आपस में विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसको आप बोलते हैं, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है। तो वही है, माना जाता है, बस इससे ज़्यादा क्या करना है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसे पहले कभी प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया। मतलब ये जो प्लाज्मा है उसे कभी प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जब छोटे होते हैं तो 3 पढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं तो 4 पढ़ते हैं। अब कितनी हो गई? 5 हो गई। जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसमें प्लाज्मा को ऐड कर देते हैं। और इस समय हमारे यहाँ क्या है? आइंस्टीन बोस, उसको भी हमने पदार्थ की 5वीं अवस्था मान ली है। ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे पीएम कुसुम योजना, ऑलरेडी कई बार चर्चा में रही है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए, नाम से ही समझ में आ जाएगा। पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है। यहाँ पे के का मतलब किसान, यू का मतलब ऊर्जा, एस का मतलब सुरक्षा, यू का मतलब उत्थान, एम का मतलब महाअभियान। ठीक है। तो पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगर आप में से किसी देवी जी का नाम कुसुम हो, ठीक है, यूपीएससी में, तो आप ये नाम जरूर याद रखना और इसका अर्थ भी यही याद रखना। ठीक है। तो आप अपने पूरे के पूरे इंटरव्यू को अपने अनुसार रन करा पाएंगी। ठीक है। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता स्थापित करके उसको ग्रिड में बेचने के लिए। मतलब किसानों के आपने देखा होगा खेत होते हैं। ठीक है। एक तो खेत का वो क्षेत्र होता है जहाँ पे फसल उपजाई जाती है, एक एरिया वो होता है जहाँ पे बंजर होती है भूमि। तो सरकार ने सोचा है क्यों ना इस बंजर भूमि को हम सोलर पैनल में तब्दील कर दें। मतलब यहाँ पे सोलर ट्रीज को यहाँ पे लगाएं। काफ़ी सारे सोलर पैनल एक साथ जब लगा देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों को एक एनर्जी भी मिल जाएगी और इस एनर्जी को ग्रिड के माध्यम से दूसरी जगह पे बेच पाएंगे, जिससे जो उनकी इनकम है वो डबल हो जाएगी। ठीक है। अब बात आती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1873 के आईएमओ को बदलकर हुई थी, मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के इसको चेंज किया गया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाया गया। ठीक है। अंतर सरकारी एक संगठन है। अब आप बता दीजिए क्या ये यूएन का पार्ट होगा? तो बिल्कुल ये यूएन का पार्ट है। 192 कंट्रीज के मेंबर हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। खास बात यह है कि इसके द्वारा कई रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, जिनमें पहली रिपोर्ट है क्या? वैश्विक जलवायु की स्थिति, मतलब जो ग्लोबल क्लाइमेट स्टेटस है उसकी, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो आपसे ये दोनों पूछा जा सकता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। तो उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आईपीसीसी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आज का आपका सारा करंट कवर हो गया। आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल थे। ठीक है। मिलते हैं हम अपने कल के नेक्स्ट कुछ आर्टिकल के साथ 22 अगस्त में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।